दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। और आपके एग्जामिनेशन में ये पूछे गए प्रश्न है जिसको मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने खुद लिखा है और उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इससे क्लियर होगा कि ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं तथ्यों को यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो पहला, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने लिखा है आर्टिकल 315 जो कि लोक सेवा आयोग का के गठन की बात करता है। मतलब आप जानते हो कि हमारे संविधान में अलग अलग आर्टिकल में, ठीक है, कहीं पे मौलिक अधिकारों की बात की गई है, तो कहीं पर राज्य सरकार की बातें की गई हैं, कहीं केंद्र सरकार की, कहीं न्यायालय की बातें की गई हैं और कहीं डीपीएसपी की बातें भी की गई हैं। तो आर्टिकल जो 315 है वो आपका लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 316 जो है वो राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे 316 के तहत। किसी भी प्रदेश का, ठीक है, चाहे बिहार का हो चाहे किसी भी प्रदेश का हो, तो उसके राज्य का लोक सेवा जो आयोग का गठन होता है वो आर्टिकल 316 के तहत किया गया है। अगला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आर्टिकल मतलब कि 103वां संविधान जो संशोधन हुआ है और जिसको 124th संवैधानिक संशोधन विधेयक, मतलब इसमें देखो कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि 124 माने कि 103 माने। तो 103वां संविधान संशोधन पारित हुआ है, जबकि इसको विधेयक के रूप में जब बिल के रूप में लाया गया तो 124th संवैधानिक बिल के रूप में इसको संसद में लाया गया था। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि जो विधेयक लाया जाए वो आपका बिल में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो इसमें 103वें संविधान संशोधन के अनुसार सामान्य वर्ग के जो आपका गरीब वर्ग है, मतलब जनरल जो है, जिनको पहले कोटा नहीं मिलता था आरक्षण का, तो अब उनके लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये तब संभव हुआ जब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में कुछ यहाँ पे संशोधन करना पड़ा, उसके बाद ये संभव हुआ। तो आप इसको हमेशा मतलब कि 103rd अधिनियम संशोधन मानेंगे, ठीक है, संविधान संशोधन मानेंगे। अब नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो है कि 61st मतलब 61वां जो संविधान संशोधन है वो 1989 में किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल 326 में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत जो भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि जो वोट देने का अधिकार है वो 21 साल से कम करके 18 साल ला दिया जाए। उसी के बाद से आज के डेट में भी जो हमारे युवा वर्ग हैं जो कि 18 साल से ऊपर हैं वो भी मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि 42nd संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, मतलब कि इसमें इतने ज़्यादा परिवर्तन किए गए थे, ठीक है, कि उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें ढेर सारे परिवर्तन किए गए थे और ये हुआ था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन। इसमें बहुत सी चीज़ें हुई थी, जैसे कि भाग 4A जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 4th जो है उसमें ए वाला चीज़ जोड़ा गया था। इसके तहत जो 5 सब्जेक्ट थे, आप जानते हो कि हमारे देश में 3 तरीके के सब्जेक्ट पाए जाते हैं। एक आपका होता है कि राज्य सूची, एक केंद्र सूची होता है, तीसरा आपका समवर्ती सूची होता है। तो उसमें 5 राज्य सूची के जो सब्जेक्ट थे उनको चेंज करके समवर्ती सूची में ला दिया गया। जैसे कुछ के नाम मैं बताऊंगा, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, इन सभी को किसमें, समवर्ती सूची में ला दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 जो शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं, वो आपका प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्यों को, जो कि आर्टिकल 51 क के द्वारा जोड़ा गया है, वह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस समय इंडिया में कितने मूल कर्तव्य, मतलब कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था जो है वो कितने मूल कर्तव्य हैं, तो मूल कर्तव्य जो हैं आपके 11 की संख्या में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां संशोधन जो है आपका 1978 में हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 1978 में रिपील कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ये आपका आर्टिकल 300 क के तहत, आर्टिकल 300 क के तहत अभी भी विधिक अधिकार है। मतलब ये आपका संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका मूल अधिकार नहीं रह गया है, लेकिन विधि के द्वारा अधिकार, जैसे आपकी कोई ज़मीन है आपके पास है तो वो आपका खुद का अधिकार है, कोई इससे छीन नहीं सकता। तो इस तरीके के अधिकार आज भी बने हुए हैं, लेकिन ये आपका कहेंगे कि अगर आप संविधान से तर्कसंगत करेंगे तो ये मूल अधिकार के श्रेणी में नहीं आता है। अगला है 35th संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि 1975 के पहले सिक्किम कोई अलग से राज्य नहीं था, जबकि उसको 35वें संविधान संशोधन के अनुसार सिक्किम को नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अब आर्टिकल 148 से 151 के बीच में किस चीज़ की चर्चा है, तो उसको समझिएगा।
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, मतलब कि इसको लेखा जोखा जो करता है, कैग जो होते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में उनकी पूरे कार्यों की व्याख्या की गई है। उनका मतलब कि जैसे कि कौन नियुक्ति करता है, कितने साल के लिए होते हैं, ये सारी बातें आर्टिकल 148 से 151 के बीच में आता है। तो कुल मिला के ये केंद्र और राज्य सरकार के लेखा जोखा का काम करते हैं, और संघ और राज्य के बीच में जो भी क्रय विक्रय होता है उसका पूरा लेखा जोखा कैग रखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग से, तो ये है कि द्विसदनीय विधान परिषद, ठीक है, किन किन प्रदेशों में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे प्रदेश हैं जिसमें द्विसंधि का मतलब क्या हुआ कि विधानसभा होगा और विधान परिषद होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि भारत सरकार में है, केंद्र सरकार में है, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा, तो लोकसभा क्या होती है, वो जनता के द्वारा चुन के आते हैं। राज्यसभा में क्या होता है, वो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से राज्य सरकारों में भी दो तरह के सदन की व्यवस्था है, एक आपका उच्च सदन, एक आपका निम्न सदन होता है। उच्च सदन कभी भंग नहीं होता, निम्न सदन भंग होता रहता है हर 5 साल में, या फिर अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति कहता है कि हाँ आपके पास वोटिंग उतनी बराबर का जनमत नहीं है, तो उस समय भी आपका विधानसभा भंग हो सकती है। फिलहाल आप समझिए कि कहाँ कहाँ पे आपका द्विसदनी व्यवस्था है। तो बिहार में है जहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था है, महाराष्ट्र में आपका द्विसदनी व्यवस्था है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। जो ब्रैकेट मैंने लिखा है वो संख्या है कि द्विसदनी में कितनी संख्या है। तो अगर बात करें सबसे अधिक, तो उत्तर प्रदेश में 100 की संख्या वाली आपकी द्विसदनी व्यवस्था है, मतलब कि जो उच्च सदन है उसमें 100 सदस्य हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आपका 48 मतलब महाराष्ट्र आ जाएगा। फिर आपका बिहार आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, लास्ट में आपका तेलंगाना। 6 तो है ही, ठीक है। आगे बात करेंगे पंचायती राज। आपने नाम सुना होगा कि जो आपका ये विकेंद्रीकरण है, ठीक है, मतलब विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब ग्राम प्रधान का होना, ग्राम प्रधानों को अधिकार मिलना, इसी के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य होना। तो पंचायती राज की व्यवस्था जो है हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन भाग 9 में 9 को जोड़ करके, जो कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, उसमें 29 विषयों को, ये राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है, आप समझिएगा। इसमें 29 विषयों को केवल पंचायती राज के लिए निर्धारित कर दिया गया। अब इसमें समझिएगा, बिहार हो गया, और हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, केरला हो गया, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर अगर बात किया जाए तो 50% सीटें जो हैं महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। अगर ओवरऑल बात किया जाए तो 1/3 महिलाओं को तो सुनिश्चित है पूरे देश में, लेकिन कुछ राज्य सरकारें अपने हिसाब से भी 50% का रिजर्वेशन महिलाओं को देते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है, कुछ अन्य प्रदेश भी हैं, जैसे मैंने वहाँ पर नहीं लिखा है, नीचे लिखा है, तो उसको समझिएगा, असम, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, ये सिक्किम हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे भी 50% महिला सीट जो है आपका आरक्षित है। अब पंचायती राज का जो चुनाव होता है, ठीक है, वो कौन कराता है, वो राज्य सरकारें कराती हैं। इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। और जो पंचायती राज के जुड़ने के बाद त्रिस्तरीय आपका पंचायती राज यहाँ पे अपनाया गया है। बहुत से कमेटी बनी, उन्होंने अपनी अपनी सिफारिशें दी, लेकिन जब ये लागू हुआ तो वो किसकी सिफारिश पे लागू हुआ, समझिएगा। यहाँ पे पहली बात ये समझिए कि त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है पंचायती राज की, वो ग्राम सभा होती है, ब्लॉक सभा होती है, या फिर इसको खंड सभा कहते हैं, और फिर उसके बाद जिला स्तर की एक सभा होती है, मतलब जिला पंचायत सदस्य होते हैं, और क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, और ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं, या फिर ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है, वो आपका 3 स्तरीय चीज़ों को यहाँ पे बनाते हैं। अब इनका उल्लेख जो है आर्टिकल 243 से शुरू होता है, 243 ओ तक जाता है, इनका मतलब पूरा विवरण जाता है। अब समझते हैं कि किसकी सिफारिश पे इसको लागू किया गया। तो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी 1978 में, उन्हीं की सिफारिश के तुरंत बाद जनता पार्टी की उस समय आपका जो सत्ता थी, उन्होंने ही पंचायती राज का गठन किया था। इसके पहले भी बलवंत राय मेहता, इन्होंने 1957 में जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय में ही अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसके अंतर्गत विकेंद्रीकृत प्रणाली की बात की थी। वही आपका पंचायती राज कहलाया, त्रिस्तरीय अनुशंसा की थी। और जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में ही नागौर, जो कि राजस्थान में है, नागौर राजस्थान का एक जिला है, स्थान है, तो वहाँ पे उन्होंने शुरुआत कर दी थी। लेकिन मतलब संपूर्ण रूप से जब पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट हुआ है, तब आपका ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय जो है आपका वहाँ पर व्यवस्था की गई। अब समझते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को 73rd जब आपका पारित हुआ, ठीक है, 73rd संविधान संशोधन पारित हो गया, तो उस समय क्योंकि 24 अप्रैल को ये हुआ था, इसीलिए पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और अभी हाल ही में जो आपका 2020 में पंचायती राज जो दिवस था, उसमें 2 प्रमुख योजनाओं को भारत सरकार ने लागू किया है, और उस पर काम तेजी से चला है। तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने कौन सी 2 योजनाएं जो हैं पंचायती राज दिवस पर लागू की हैं, ठीक है, वो क्या हैं, कौन से पोर्टल उन्होंने बनाए हैं, मैं थोड़ा संकेत देता हूँ आपको, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
आगे है कि सरकारिया समिति जो है, कभी कभी आपसे पूछता है कि सरकारिया समिति जो है वो किससे संबंधित है। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसकी व्याख्या करने के लिए जनवरी 1988 में सरकारिया समिति को बैठाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब समझते हैं कि आर्टिकल 280 क्या कहता है। तो आर्टिकल 280 जो है वो आपका वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। अभी हाल ही में आपका 15th फाइनेंशियल कमीशन चल रहा है, ठीक है, 15th फाइनेंशियल कमीशन, जिसके अध्यक्ष जो हैं, चेयरपर्सन जो है आपका NK सिंह। आप जान, फाइनेंशियल कमीशन का छोटा मोटा मैं काम बता दे रहा हूँ, जैसे कि उसको डिटेल में अलग से पढ़ा देंगे। तो वित्त आयोग का काम क्या होता है कि वो सरकार को इस चीज़ की सिफारिश दे कि भारत में राज्य और केंद्र का जो आपका पैसे का बंटवारा, GST का बंटवारा होता है, वो कैसे हो, कितना परसेंट राज्यों को देना चाहिए। अभी फिलहाल 42% है। तो इस तरह के मतलब कि वो अनुशंसा करना है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल कमीशन यह भी बताता है कि भारत सरकार को अपना खर्च किस तरीके, किस दिशा में, कहाँ पे कितना करना है, ठीक है, जिससे कि एक समुचित विकास की धारणा को अपनाया जा सके। तो हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है, लेकिन इनके विचारों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर विचार माने जाते हैं। 8वीं अनुसूची जो है उसमें अगर बात किया जाए तो 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। 22 भाषाएं ऐसी हैं जो कि क्षेत्रीय भाषाओं को मक्की मान्यता दी गई है। भारत में कभी आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त है, तो आप उनकी संख्या 22 बताएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति की कैसी शक्ति की व्याख्या करता है। क्या वो आपकी कार्यपालिका शक्ति की व्याख्या करता है, क्या वो आपकी विधायी शक्ति की व्याख्या करता है। तो आप समझिएगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना वो उसकी विधायी शक्ति है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हम सीधा सीधा रट के चले जाते हैं कि राष्ट्रपति ही विधायी मतलब कि अध्यादेश जारी करता है, लेकिन वह किस तरह की पावर है राष्ट्रपति की, तो वो आपका विधायी पावर है, मतलब उसके पास विधायी पावर भी होती है। और ये किसके तहत करता है, आर्टिकल 123 के क्लॉज 1 के तहत करता है। आर्टिकल 123वां जो है वो अध्यादेश जारी करने के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, उसको स्पष्ट करता है। आर्टिकल 79 की बात करेंगे तो संसद निर्माण, ठीक है, संसद निर्माण कैसे होता है उसकी व्याख्या की गई है। जैसे संसद निर्माण में एक प्रमुख भूमिका होती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, मतलब कि इन तीनों को मिला करके ही संसद बनता है। इससे कभी कभी प्रश्न बनता है कि क्या राष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग होता है, तो हाँ, आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का ही हिस्सा होता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है कि संसद सदस्य, मतलब कि आर्टिकल 84 ख के तहत उनका जो उम्र होता है वो राज्यसभा के लिए 30 साल होता है, मिनिमम उम्र होती है। लोकसभा के लिए 25 साल उनकी न्यूनतम उम्र होती है, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होती है, मिनिमम 35 साल होना चाहिए। आर्टिकल 76 के तहत अगर बात किया जाए तो महान्यायवादी जो होता है, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, उसकी यहाँ पे व्याख्या की जाती है आर्टिकल 76 के तहत, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया। अगला है आर्टिकल 63 के तहत राष्ट्रपति, एक हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी व्याख्या की जाती है। आर्टिकल 148 जो है वो व्याख्या करता है कैग का, जिसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। सो जो आर्टिकल कभी कभी आपसे पूछता है कि कैग जो होता है भारत सरकार कैसे बैठाती है, मतलब कि उसकी योग्यता क्या है, तो आप समझिए कि जो आपका कैग होता है उसकी योग्यता वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज की होती है। आपसे पूछता है कि कैग कोई व्यक्ति कैग बनेगा तो उसकी क्या योग्यता होती है, मिनिमम योग्यता, तो आप हर योग्यताओं को गिना देंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होनी चाहिए, ठीक है, न्यायाधीश के लिए होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। और ये आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में मैंने पहले भी बताया कि संबंधित है आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे, चाहे वो आपका राज्य सरकार का हो चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो, तो इन सभी की व्याख्या आर्टिकल 324 के तहत की जाती है। इसको आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो, ठीक है, कि आर्टिकल 324 में क्या निश्चित चीज़ें कही गई हैं। फिलहाल ये आपका शॉर्टकट जानकारी के लिए आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सी समितियां ऐसी होती हैं जिनका अलग अलग कार्यों के आधार पर बनाई जाती हैं। इसमें कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी दोनों मिल करके आपकी समितियों का गठन करते हैं। इसी तरीके से लोक लेखा समिति जो है उसमें 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य हैं। और ये आपका हर साल अपनी समिति जो, मतलब ये जो समिति होती है वो रिपोर्ट सौंपती है। और किसको रिपोर्ट सौंपती है, लोकसभा के स्पीकर को। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है उसने क्या रिपोर्ट बनाई है उसकी जांच भी लोक लेखा समिति करती है। कार्यपालिका अध्यक्ष की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव हेड, भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो आर्टिकल 53 में इसकी व्याख्या की गई है कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का एग्जीक्यूटिव हेड होता है या कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा, मतलब उस लोकसभा के कुछ सीटों को कुछ प्रदेशों में बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48 है, बिहार में 40 है। जब झारखंड नहीं अलग हुआ था तो उस समय आपका 56 सीटें थी, मतलब 54 सीटें थी। अब 14 जो है आपका लोकसभा सीटें वो झारखंड में जा चुकी हैं।
आर्टिकल 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा डिस्कशन है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, उसके क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, उसके पास और कौन से अधिकार होते हैं, ठीक है, क्या अध्यादेश जारी कराना हुआ, किसी भी बिल पर डिस्कस करना हुआ तो उसकी व्याख्या करनी हुई तो क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये सारी चर्चा जो है आर्टिकल 124 से 147 के बीच में की जाती है। इसमें उसके संरचना यानी स्ट्रक्चर, उसकी विशेषाधिकार ज्यूरिसडिक्शन, उसकी स्थापना के बारे में जो कि 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसके जस्ट 2 दिन बाद आपका सुप्रीम कोर्ट 1950 में अपना स्थापना दिवस मनाती है। वर्तमान में अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या की बात किया जाए तो अभी लेटेस्ट आपका 2019 में संशोधन के तहत उनकी संख्या को 34 रखा गया है। इसमें आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, मैंने एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है ना उन्हीं को टू द पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख करके स्टेटमेंट बना दिया है, तो ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे समझते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आपका मतलब कि हमारे संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या वो हमारा मूल अधिकार है, क्या वो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या फिर कहाँ पे है, क्या राज्य सरकार की सूची में है। समझिएगा, ये एक तरह का डीपीएसपी है, ये जो पंचायती राज व्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए बाद में आप जानते हो कि पंचायती राज के लिए अलग से अमेंडमेंट भी लाया गया, जो कि संवैधानिक तौर पे भी आपका ठीक है, मान्यता प्राप्त है। इसकी व्याख्या आर्टिकल 40 के तहत की गई है, ठीक है। अब मौलिक अधिकार जो होते हैं उनका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। इसी में से आपका एक फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा के नाम से बताया। अभी ये नीचे भी लिखा हुआ है, उसको मैं फिर से बताऊंगा। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका शुरुआत में संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन 42nd संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इसको मैंने पहले भी बताया कि ये आपका मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके तहत आर्टिकल 51 क जोड़ा गया और उसी में मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई। और ये किस भाग में आता है आर्टिकल में, तो भाग 4 क में आता है, 4 का क वाला क्लॉज में आता है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या इस समय अगर बात करेंगे तो 11 है। अगर 42nd संशोधन के अनुसार बताएं तो इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86 में 86 संशोधन जो हुआ था संविधान संशोधन, उसमें शिक्षा का जो मौलिक कर्तव्य है कि सबको हमारा ये कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देनी है, मतलब कि अभिभावकों के लिए या समाज के लिए बात कही गई है। तो इसके द्वारा 11 की संख्या में मौलिक कर्तव्य हमारे इस समय उपलब्ध है हमारे संविधान में। कोई भी राज्य कल्याणकारी राज्य होगा, ठीक है, उसका आदर्श जो होगा वो कल्याणकारी राज्य होने का होगा। ये कहाँ पे वर्णित है, तो ये आपको ये डीपीएसपी में वर्णित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब संवैधानिक तौर पे हर व्यक्ति को अपने खिलाफ होने वाले शोषण, अपना अधिकारों को मांगने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखना, इसका अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 32 के तहत हमें संविधान द्वारा प्राप्त है, ठीक है। महान्यायवादी की बात करेंगे तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट का अपेक्स विधि अधिकारी की बात करेंगे तो भारत सरकार का जो अधिकारी है उसका नाम है महान्यायवादी। और इसकी व्याख्या आर्टिकल 76 के तहत की गई है कि राष्ट्रपति ही इसकी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उसी के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी अपने पद को ग्रहण करता है। B.R. अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी, जो कि भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं क्योंकि उनका विशेष भूमिका है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आर्टिकल जो 32 है ना वो संविधान की आत्मा है, क्योंकि वो शक्ति है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति दरवाजे, मतलब कि न्यायालय में दरवाज़ा खटखटा करके अपने लिए अपनी बात कह सकता है, अपना अधिकारों की बात रख सकता है, ठीक है, आपका किसी भी न्यायालय में जा करके। तो ये इसीलिए आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। बाल श्रम निषेध है 14 साल से कम की उम्र के लिए, ये आर्टिकल 24 में कहा गया है। इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट है कि हर व्यक्ति को पढ़ाया जाए, उससे बाल श्रम न करवाया जाए, ये उसका फंडामेंटल जीवन जीने का अधिकार। इस टाइप का आप कर सकते हैं कि बाल श्रम नहीं होगा, नहीं करना है। तो आर्टिकल 24 के तहत इसकी व्याख्या की गई है। 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार चलती थी और उन्होंने उसी समय संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो पहले जो आपका अधिकार, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, तो उसके बाद से ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। उम्मीद करता हूँ ये मैंने जो बातें बताई आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के वीडियोस आपका जो कि पूरा टू द पॉइंट वाले वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।